जय हिंद। कैसे हैं आप? जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। हमने उसके जो उपनाम थे वो पढ़े थे। उसके बाद जो उसका टाइम पीरियड था वो पढ़ा था। फिर सभ्यता कैसे खोजी गई थी उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था जो समकालीन जो सभ्यताएं थी कौन कौन सी थी वो पढ़ी थी। फिर हमने बात की थी कि हम आगे की जो वीडियो आई कि उसमें जो स्थल जो खोजे गए थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता से जो प्रमुख जो स्थल खोजे गए हैं उनके बारे में हम डिटेल से एक एक स्थल उठाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और उनसे कौन कौन से एविडेंस जो हमें प्राप्त हुए हैं स्पेशली वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो हमारा जो स्थल है जो पाया गया है हड़प्पा, जैसा कि हमने बताया था कि ASI जिसकी स्थापना 1861 में की गई थी कैनिंग के समय, उसके जो हेड थे उस टाइम तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। बाद में 1920 के समय जनरल या जॉन मार्शल के नेतृत्व में चीज़ें आगे बढ़ती हैं। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की खुदाई की जाती है। तो हड़प्पा की पहले हम लोकेशन समझेंगे कहाँ पे है। तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांडगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। तो वहाँ से खुदाई के दौरान हमें हड़प्पा स्थल के से जो कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो हड़प्पा स्थल से जो पहला हमें जो साक्ष्य प्राप्त होता है अन्नागार। अन्नागार यानी कि यहाँ से जब एविडेंस को रिसर्च किया गया तो यहाँ से पाया कि यहाँ पर 2 पंक्तियों में 6 जो कमरे टाइप की जो संरचना थी वो पाई गई। और ये अन्नागार ही हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ा जो स्थल है या सबसे बड़ी जो संरचना है वह अन्नागार है। हड़प्पा स्थल की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे बड़ी संरचना है वह अन्नागार है। दूसरा जो हमें प्रमुख साक्ष्य प्राप्त होता है कांसे का दर्पण या मिरर, ब्रॉन्ज का मिरर। फिर हमें शंख का बैल एक मिलता है। तीसरा जो हमें स्थल मिलता है वो R37 कब्रिस्तान। पहले हम यह समझेंगे कि जो हड़प्पा जो स्थल था या हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं उन्हें साधारणतः नॉर्मली 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि एक ये आवास स्थल है या एक यह एक स्थल है, ठीक है। तो इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये पहला भाग ये है, दूसरा ये भाग है। इसे जो पश्चिमी जो एरिया था उसे पश्चिमी दुर्ग कहा जाता था या दुर्ग टीला कहा जाता था, और जो पूर्वी जो एरिया था उसे पूर्वी टीला पूर्वी टीला और इसे कहा जाता था दुर्ग टीला, ठीक है। तो जो दुर्ग टीला था हम कह सकते हैं कि वहाँ साक्ष्य के आधार पर ये पता चला कि यहाँ पे जो अभिजात वर्ग के जो लोग रहते थे तो वह दुर्ग टीला में रहते थे। साधारणतः यह जो टीला होता था वह किले के द्वारा रक्षा प्राचीर के माध्यम से घिरा होता था। पूर्वी टीला को हम नगर टीला भी कहते हैं। यहाँ पे आम जनमानस के लोग रहते थे। यहीं पे जो नगर निवास का जो स्थल था वहीं पे उसके दक्षिण में एक कब्रिस्तान पाया गया है। कब्रिस्तान पाया गया है। साक्ष्य में जो खुदाई हुई वहाँ पे कब्रिस्तान एक पाया गया जिसे नाम दिया गया R37 कब्रिस्तान। तो हम समझ गए होंगे। फिर एक हमें कॉइन मिला है जिस पर मछुआरे का चित्र अंकित है। कॉइन मिला है वहाँ पे हमें उस पर पता चलता है कि मछुआरे का चित्र अंकित है। दूसरा जो हमें कॉइन मिला है वहाँ पे दिखाया गया है कि स्त्री के गर्भ से पौधे को उगते हुए दिखाया गया है। इसे नॉर्मल, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। दूसरा अन्नागार और मछुआरे का चित्र वाला और R37 कब्रिस्तान। जो स्त्री के गर्भ से जो पौधे को निकलते हुए दिखाया गया इसे कहीं ना कहीं उर्वरता की देवी के रूप में जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने समझा या लोगों को बताया कि उस टाइम स्त्री का जो महत्व था। जैसा कि रिसर्च के आधार पर या एविडेंस के आधार पर यह पता चला है कि हड़प्पा सभ्यता एक मातृसत्तात्मक समाज था, क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल स्टैचू मिले हैं ऊपर से, जैसा कि अभी हमने देखा, स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाना कहीं ना कहीं उर्वरता की देवी के रूप में उनके पूजे जाने के साक्ष्य के रूप में देखा जाता है। दूसरा जो हमारा स्थल है वह मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की लगभग जो डिस्टेंस है वो है 483 किलोमीटर। एक जो प्रमुख जो पुरातत्वविद हुए हैं स्टुअर्ट पिगट ने इन दोनों स्थलों को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है।
सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो स्थल है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। हालाँकि और भी स्थल काफ़ी ज़्यादा वो भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन नॉर्मल ये स्थल हैं जो महत्वपूर्ण हमें दिखाई देते हैं। तो मोहनजोदड़ो को जो सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एविडेंस के रूप में पाया गया है कि बहुत सारे शव एक साथ पाए गए हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई। 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा पाकिस्तान का जो सिंध जो क्षेत्र है, वहाँ का जो लरकाना जिला है वहाँ से सिंधु नदी के किनारे यह स्थल खोजा गया था। जो एविडेंस के रूप में हम देखेंगे यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है, तो एक विशाल स्नानागार, जो कि हड़प्पा सभ्यता का जो सार्वजनिक जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो स्थल था वो विशाल स्नानागार था। सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार, और सबसे बड़ा जो स्थल था वह था अन्नागार। यह डिफरेंस है दोनों में। जो विशाल स्नानागार जो हमें मिला है वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। जो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी जो संरचना हमें मिली है वो क्या है? विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो से। अब हम समझेंगे विशाल स्नानागार के बारे में। जो यूपीएससी या पीसीएस जो लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें डिटेल से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जो विशाल स्नानागार है इसकी जो लंबाई है वो 11.88 मीटर है, जिसकी जो चौड़ाई है 7.01 और गहराई 2.43 मीटर है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिसकी जो फर्श है वह पक्की हुई ईंटों से निर्मित है। दूसरा, इस विशाल स्नानागार के चारों तरफ कमरे के पाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कहीं ना कहीं उन्हें चेंजिंग रूम के रूप में देखा जाता है। जो यह विशाल स्नानागार है यह पश्चिमी दुर्ग में, जहाँ अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, वहाँ यह पाया गया है। ठीक है, तो इसकी गहराई हमने देख ली है। और जो उतरने के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ पाई गई हैं, कि लोग जो भी स्नान के लिए जाते थे तो उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियों के माध्यम से उतरते थे, इधर साइड से उतरते थे, उधर साइड से निकलते थे। ठीक है, अब समझ लिया हमने विशाल स्नानागार। फिर है कांसे की जो नर्तकी की जो मूर्ति है, फीमेल जो ब्रॉन्ज स्टैचू है डांसिंग का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति जो हमें मिली है ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। एक हमें कॉइन मिला है जिस पर पशुपति शिव की जो आकृति है वो अंकित है, जिसमें दाईं ओर हाथी और बाघ का चित्र अंकित है। और जैसे हम नॉर्मल ये समझ लेते हैं कि ये कॉइन है यहाँ पे, नॉर्मल हमने समझ लिया कि ये यहाँ पे पशुपति शिव का चित्र अंकित है। इसके बाईं ओर है भैंसा और गेंडा, इसके दाईं ओर है बाघ और हाथी, और नीचे की ओर 2 हिरण पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं से यह पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह इन जानवरों से परिचित थे। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पशुपति शिव की जो आकृति वाली जो मोहर हमें मिली है। अरे कहाँ चला गया मोहर मिले। जो हमें अगला जो साक्ष्य मिला है मलेरिया का साक्ष्य मिला है, और फिर मिला है हमें पत्थर की पुरोहित की मूर्ति मिली है। पत्थर की पुरोहित की मूर्ति यह भी इम्पोर्टेंट है। फिर जो हमारा तीसरा जो स्थल है वह कालीबंगा, जो कि राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका जो अर्थ है बंगा का जो अर्थ होता है वह होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ इसकी जो खोज की थी वह की थी अमलानंद घोष ने, उत्खननकर्ता जो थे। यहाँ पे साक्ष्य के रूप में जो हमें मिला है, यहाँ से जुटे हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं। जब उत्खनन कार्य होता है तो एएसआई के द्वारा बड़े स्तर पर कई तकनीकी या विधियों का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सिंपल शब्दों में हम यह समझेंगे कि एएसआई किसी भी जो स्थल होता है वहाँ पे जब खुदाई का कार्य करता है तो वह पूरी तरीके से वह जो एरिया होता है प्रोहिबिटेड हो जाता है, निषेध हो जाता है। वहाँ पर किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। सर्वे में वो पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों विधियों का प्रयोग करता है। डिटेल से वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों का पता लगाया जाता है, और जो एविडेंस प्राप्त होता है उस पर गहराई से विचार विमर्श करके निष्कर्ष निकाला जाता है। तो वहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कि यहाँ पर लोग खेतों को जुता करते थे। फिर हड़प्पा सभ्यता के जो तीनों काल हैं, कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता से जो पहले की जो अवस्था थी, जो हमने चैल्कोलिथिक पीरियड पढ़ा था, उसके भी साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। फिर हड़प्पा सभ्यता के भी साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। फिर जो हड़प्पा सभ्यता का जब पतन होता है उसके भी साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलते हैं। फिर हमें भूकंप के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। और फिर जो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चलती है वह है कि यहाँ पर लोग
कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। जैसा कि हमने देखा था मोहनजोदड़ो में पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था, कालीबंगा में जो कच्ची ईंटें थी उनका प्रयोग होता था। साथ ही जल निकासी के लिए कोई एक बेहतर जो ड्रेनेज सिस्टम था वो यहाँ से नहीं मिलता है हमें। शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य मिलता है, यहाँ से शल्य चिकित्सा का भी साक्ष्य मिलता है। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी, हमने पढ़ा था हड़प्पा सब हड़प्पा स्थल के बारे में या मोहनजोदड़ो के बारे में, कि यहाँ का जो पश्चिमी जो दुर्ग था, जिसे पश्चिमी जो निवास स्थल था उसे दुर्ग टीला कहा जाता था, जो कि रक्षा प्राचीर से या किले या दीवार से घिरा होता था। अब कालीबंगा की जो सबसे बड़ी विशेषता वह है कि यहाँ पर कालीबंगा से जो दोनों क्षेत्र हैं वह रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। आम जनता जहाँ निवास करती थी वो भी, जहाँ पर अभिजात वर्ग रहता था वो भी, तो दोनों जो हिस्से हैं वो रक्षा प्राचीर से या किले से घिरे होते थे। जैसा कि हमने चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा है। और हाँ, आगे एक और चीज़ यहाँ से मिलती है, वह मिलती है अग्निकुंड के साक्ष्य या यज्ञ वेदिका के साक्ष्य। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग यज्ञ जैसी गतिविधि में या धार्मिक अनुष्ठान में भी लिप्त थे या पाए जाते थे। इस तरीके से हमने चीज़ों को समझा है बेहतर तरीके से। अब हम आगे के जो स्थल हैं उन्हें उठाएंगे और डिटेल से चीज़ों को समझेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।